हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 8 की भूमिका में आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक है विस्थापन धारा, ये कैंसिल किया गया है। तो हम देखेंगे आज 8.3 वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति। चलिए अब हम देखते हैं, ये आपका इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो हमने पॉइंट वाइज बताई है कि उसकी प्रकृति कितनी होती है और कैसे होती है। सबसे पहला पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 3 अक्ष लिए हैं, एक्स, वाई और जेड। यहाँ पे 2 तरंगे बनाई है, विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे। ई विद्युत, बी मतलब चुंबकीय। अब आप लोग इस चित्र में देख सकते हो कि ये दोनों तरंगे एक दूसरे के लंबवत में है। यहाँ पे ये विद्युत तरंग जा रही है और उसके ही लंबवत में चुंबकीय तरंग है। तो इससे हम कह सकते हैं कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे दोनों ही एक दूसरे के लंबवत होती है। इस स्थिति में बी तथा ई परस्पर लंबवत होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है विद्युत क्षेत्र ई एक्स को हमने एक्स अक्ष पे लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र में, और चुंबकीय क्षेत्र को बी वाई को वाई अक्ष पे लिया गया है। विद्युत क्षेत्र ई एक्स एवं चुंबकीय क्षेत्र बी वाई एक दूसरे के लंबवत है एवं गमन दिशा z के भी लंबवत है। तो यानी कि E और B एक दूसरे के लंबवत में है। तो इसको हम सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, Ex इज इक्वल टू E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी। उसी तरह चुंबकीय तरंग Dy इज इक्वल टू B0 साइन kz माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे k का सूत्र क्या होता है? z अक्ष है, ओमेगा आवृत्ति और ये समय, बचा क्या k? तो k क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा तरंग दैर्ध्य और k को क्या बोलेंगे? तरंग सदिश। तो ये अपनी हो गई पहली प्रकृति, जिसमें हमने ये प्रदर्शित किया है कि E और B को किस प्रकार दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो E और B के बीच में संबंध क्या होगा? ये सूत्र आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू के लिए, न्यूमेरिकल में भी आपके काम आएगा। E इज इक्वल टू बी सी। अगर आपको पूछा जाए कि विद्युत तथा चुंबकीय तरंग में संबंध बताइए, तो वो संबंध होगा E इज इक्वल टू बी सी। E विद्युत तरंग, B चुंबकीय तरंग और C हो गई प्रकाश का वेग, और उसकी कीमत होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा पॉइंट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। तो वेग हम किस प्रकार निकालेंगे? C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे म्यू 0 की कीमत क्या होगी? 4 पाई गुणा 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, ये हो गया म्यू 0। अब एप्सिलॉन 0 कितना होगा? 8.85 गुणा 10⁻12 सी स्क्वायर अपॉन एनएम स्क्वायर। तो ये हमने म्यू 0 एप्सिलॉन 0 दोनों की कीमत लिख दी है। अब हमारे पास दूसरा है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग क्या होगा? ये तो हो गया तरंगों का वेग। प्रकाश का वेग होगा स्क्वायर रूट 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन। अब अगर मैं दोनों का अनुपात लेती हूँ तो इस प्रकार होगा, C अपॉन V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0 गुणा म्यू एप्सिलॉन। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे और ये याद रखना है C अपॉन V, ये 10वीं में भी आ चुका है। C अपॉन V क्या होता है? ईटा। ये होगा ईटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट म्यू अपॉन म्यू 0 होता है म्यू आर, स्क्वायर रूट म्यू आर, और उसी तरह स्क्वायर रूट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है स्क्वायर रूट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे हमने म्यू अपॉन म्यू 0 की जगह लिखा है म्यू आर और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 की जगह लिखा है एप्सिलॉन आर। तो ये हमें ईटा की कीमत मिल गई। ईटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास
विद्युत चुंबकीय तरंगे दोलन के लंबवत होती है। हमने अभी देखा कि जो हमारी तरंगे है वो z अक्ष के साथ भी दोलन कर रही थी, तो इसीलिए जो हमारी दोनों तरंगे हैं वो दोलन जिस अक्ष पे दोलन हो रहा हो उसके भी लंबवत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कुछ ऊर्जा होती है। अब यहाँ पे तरंगों की बात हो रही है, तो तरंग है तो यहाँ पे कुछ ऊर्जा भी होगी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम दाब की बात करेंगे। हम यहाँ पे एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। E इज इक्वल टू mc², ये आइंस्टाइन का सूत्र है, याद होगा आप लोगों को। E इज इक्वल टू mc², तो ये c² को मैंने इस प्रकार लिखा है c.c। अब ये c क्या है? प्रकाश का वेग है, तो m मतलब द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग, एक तरह का वेग है। तो द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है? संवेग। तो यहाँ पे मैंने लिखा है p.c। ठीक है, अब संवेग का सूत्र क्या बन रहा है यहाँ पे? P इज इक्वल टू E/c। अब यहाँ पे मैं E को U के रूप में दर्शाती हूँ, ऊर्जा को मैं यहाँ पे U के रूप में दर्शाती हूँ। तो P हो गया मेरा U/c और P की जगह मैं क्या लिखूंगी? mv। P की जगह हो गया mv, जो कि सूत्र है उसका इज इक्वल टू U/c। अब V क्या है? V इज इक्वल टू AT होता है। हमारे पास सूत्र है U प्लस AT। यहाँ पे अगर U 0 हुआ तो V इज इक्वल टू AT होगा, तो यहाँ पे मैंने V की जगह लिखा है AT इज इक्वल टू U/c। अब मैं अगर ये तीनों को देखूं MAT, तो MA क्या होता है? बल होता है, तो MA की जगह मैं लिखूंगी F गुणा T। तो ये हो गया मेरा FT इज इक्वल टू U/c। T को नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे दोनों साइड A से गुणा करते हैं, तो F/A इज इक्वल टू U/CT। दोनों तरफ हमने A से गुणा किया है, भाग किया है। तो F/A क्या होता है? दाब होता है। बल गुणा क्षेत्रफल, ये क्या होगा? दाब होगा, इज इक्वल टू U/CTA। तो आपको याद रखना है दाब क्या होगा? F/A। तो F/A होगा दाब इज इक्वल टू U/CTA। ये दाब की बात हो गई। अब हम उसके घनत्व की बात करेंगे। तो विद्युत तरंग का घनत्व क्या होगा? E² ε0/2। उसी तरह चुंबकीय तरंग का होगा B² μ0। अब हमें कुल घनत्व चाहिए, तो दोनों का योग करेंगे, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम RMS कीमत लेंगे, तो E² RMS ε0/2 प्लस B² RMS/2 μ0। ये हमने RMS कीमत लिख दी है, इसी सूत्र में हमने RMS लिखा है। अब हमें पता है E इज इक्वल टू BC होता है, तो B इज इक्वल टू E/c होगा। इसकी भी RMS कीमत लिखेंगे, तो B RMS इज इक्वल टू E RMS/c, और C का सूत्र होता है √1/μ0 तो यहाँ पे B RMS की जगह मैं ये वाला सूत्र लिखूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा? E² RMS ε0/2 प्लस B² RMS की जगह ये लिखूंगी मैं E² RMS, स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/μ0 गुणा ये नीचे जो है 2 μ0 कैंसिल, ε0 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचा? E² RMS ε0/2 प्लस E² RMS ε0/2। तो यहाँ पे क्या हो गया? दोनों का योग करेंगे तो 2E² RMS ε/2 होगा, 2 कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास? कुल घनत्व E² RMS ε0। तो ये आ गया घनत्व हमारे पास। अब हम देखते हैं तीव्रता। अब बात करेंगे तीव्रता। तो I इज इक्वल टू P/A। P क्या होता है? E/T। तो हमने P की जगह लिखा है E/T और ये A लिख दिया। अब E क्या है? ऊर्जा है, तो यहाँ पे फोटोन की बात करेंगे, फोटोन आएगा क्योंकि तरंग है, तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? NHF। प्लैंक नियम के हिसाब से E होगा फोटोन के लिए NHF और नीचे AT। तो ये हो गई उसकी तीव्रता। अब ये कॉमन बात है कि अगर विद्युत तरंगे लंबवत है तो B क्रॉस E होगा, तो B अगर x अक्ष पे है तो I कैप गुणा E अगर y पे है तो j कैप। तो हमें तरंगे कहाँ पे मिलेगी?
गमन करते हुए के, मतलब कि z अक्ष पे। ठीक है, तो ये हमने उसकी प्रकृति मतलब कि सारी चीजें देख ली है तरंगों के बारे में। सबसे पहले तो हमने देखा कि उसे किस प्रकार दर्शाया जाता है, फिर हमने दोनों का संबंध देखा, हमने तरंगों का वेग देखा, दोलन के बारे में देखा, उनकी ऊर्जा की बात करी। ऊर्जा के बाद हमने क्या किया, उसके दाब की बात करी, उसके घनत्व की बात करी, फिर आई तीव्रता और ये कॉमन बात। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बुक में पैराग्राफ वाइज दिया है, मैंने आपको पॉइंट वाइज समझाया है।